हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है दोस्तों 14 अगस्त और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पृथ्वी राठी केस के बारे में। पृथ्वी राठी केस की पूरी कहानी आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। एक ऐसा केस दोस्तों जिसमें एक लड़की के सपनों की हत्या हो जाती है। एक ऐसा केस जिसमें एक व्यक्ति की ईर्ष्या ने एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पृथ्वी राठी जिसका सपना था कि इंडियन नेवी में नर्स के तौर पर सर्विस दे, उसने एग्ज़ाम भी पास कर लिया था। अब उसे मुंबई के कोलाबा हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग के लिए जाना था, लेकिन उसके सारे सपने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कुछ ही सेकंडों में जलकर राख हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की ईर्ष्या ने। वह व्यक्ति यह सोचता है कि यह लड़की मेरे से आगे क्यों निकल गई। हम सभी दोस्तों जानते हैं कि जेलसी क्या होती है। अगर हमारा कोई दोस्त या फिर कोई रिलेटिव, कोई करीबी है, हमसे आगे निकल जाता है तो हम यह सोचते हैं कि हमें इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमें भी उसकी रूल्स या जिस फुटप्रिंट्स पर चलकर वो गया है उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर उससे सीधा कहे तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें भी हार्डवर्क करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं संकीर्ण मानसिकता वाले। वो ये समझते हैं कि कोई मेरा दोस्त लड़का या लड़की अगर आगे निकल गई तो वो क्यों निकल गई, जबकि उससे ज़्यादा होशियार तो मैं हूँ, उससे ज़्यादा काबिल मैं हूँ। कुछ लोग होते हैं जो जेलसी को फील करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मैं सबसे बेहतर हूँ या फिर मेरी नौकरी लगनी चाहिए। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि रिजेक्शन की वजह से भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे लोग क्राइम कहते हैं। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। जिस लड़की के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं, जिस लड़की से उसे कुछ भी नहीं लेना देना, फिर भी उस लड़के ने उस लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उस मुंबई के रेलवे स्टेशन पर वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही और 30 दिन तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए वो अपना दम तोड़ देती है। जब दोस्तों जज ने फैसला सुनाया था, उस फैसले ने पूरी इंडिया को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा फैसला जज ने कभी नहीं दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन थी पृथ्वी राठी और कौन था वो शख्स जो पृथ्वी राठी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। दोस्तों इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी 2013 की है। 1 मई 2013 दिल्ली के नरेला में रहने वाली पृथ्वी राठी और उसका पूरा परिवार आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज पृथ्वी राठी नौकरी पाने के लिए मुंबई जा रही है। उसकी नौकरी लगने वाली है। उसने इंडियन नेवी में नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसको पास कर गई। बस उसे मुंबई के कोलाबा हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग के लिए जाना था। पृथ्वी के पापा अमर सिंह राठी, उसके चाचा सुनील कुमार दहिया और उसकी चाची सुनीता कुमार दहिया, ये सभी पृथ्वी राठी के साथ साथ थे। और पृथ्वी राठी दिल्ली के एक हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक ट्रेन आती है 3:40 पर, जो कि मुंबई के लिए रवाना होती है। पृथ्वी राठी और उसके चाचा चाची भी सवार हो जाते हैं। ये सभी लोग उसके साथ थे, क्योंकि पृथ्वी राठी पहली बार दिल्ली से कहीं बाहर जा रही है और उसके लिए सब कुछ नया था, तो ये सभी उसकी बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सैकड़ों की भीड़ थी, और उसमें एक 23 साल की पृथ्वी राठी अपने बहुत सारे सपने लिए हुए, बहुत सारी उमंगों के साथ और खुशी खुशी के साथ वो मुंबई के लिए रवाना हो जाती हैं। वो खिड़की की तरफ देखती हैं और बहुत कुछ सोचती हैं कि अब मेरी जॉब लगने वाली है, घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मोहल्ले में अच्छा नाम होगा। ट्रेन मुंबई की तरफ चल देती हैं
और अगले ही दिन सुबह के 7:55 पर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। अब प्रीति राठी और उसके पिता अमर सिंह राठी और उसके चाचा चाची उसके साथ में बैठे हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि कोई शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो गमछे से उसका चेहरा ढका हुआ है और एक वाइट कैप पहनी हुई है, सफ़ेद कैप, और लगातार वो प्रीति राठी को बार बार घूर रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है, ऐसा जैसे कि पहले उसने कभी उस लड़की को देखा ही नहीं, या फिर वो कुछ कहना चाहता हो या फिर कुछ करना चाहता हो, बार बार देख रहा था। जैसे ही प्रीति राठी की नज़र उस गमछे वाले व्यक्ति पर जाती है तो वो अपनी नज़रें घुमा देता है। वो लड़का तब तक उस प्रीति राठी को देखता रहता है। लगभग वो लड़का दिल्ली से मुंबई तक प्रीति राठी को बार बार उसी डिब्बे में लगातार देख रहा था। उसके पिताजी और उसके चाचा चाची इस बात से अनजान कि कोई शख्स उसकी बेटी को घूर रहा है। अब 16 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं। सभी यात्री धीरे धीरे उतरते हैं। प्रीति के चाचा चाची और उसके पिताजी भी उतरते हैं और प्रीति भी नीचे उतरने की तैयारी में थी। अब प्रीति के चाचा चाची और उसके पिताजी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और ये तीनों साथ साथ आगे चलते हैं और प्रीति थोड़ा पीछे चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी और वो उनके बीच में जाने की कोशिश कर रही थी। तभी दोस्तों उसी रेलवे स्टेशन पर एक शख्स, एक व्यक्ति पीछे से प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है। तो नेचुरली दोस्तों जब कोई हमारे पीछे हाथ रखता है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती हैं दोस्तों, उस व्यक्ति के हाथ में एक च्यवनप्राश का डब्बा था और उस डब्बे में कुछ पता नहीं एक एसिड था और वो उस एसिड को प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। कुछ ही सेकंडों में प्रीति चिल्लाने लग जाती हैं और वो शख्स वहाँ से भागने लग जाता है। कुछ लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस भीड़ में गायब हो जाता है और प्रीति बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती हैं ज़ोर ज़ोर से। और प्रीति के साथ साथ में जो चाचा चाची और उसके पिताजी थे उन पर भी वो उस एसिड के छींटे पड़े थे और 2 और पैसेंजर थे जिन पर भी ये छींटे लगे हुए थे। अब प्रीति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उस एसिड से प्रीति को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग जाती है और वो एसिड कुछ और नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड था, तेजाब। उस च्यवनप्राश के डब्बे में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड था और वो पूरा का पूरा एसिड प्रीति के चेहरे पर, उसके गले पर, गर्दन पर और उसके बाकी छींटे शरीर पर गिर जाते हैं। पूरा शरीर जलने लग जाता है और कुछ छींटे प्रीति के चाचा चाची और उसके पिताजी पर गिरते हैं और कुछ छींटे 2 और पैसेंजर पर गिरते हैं। इन छींटों से बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। प्रीति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन था, किसने किया और क्यों किया। और वो लड़का अचानक भीड़ में गायब हो जाता है, किसी को हाथ नहीं लगता है। उसके बाद प्रीति को स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाया जाता है। स्टेशन मास्टर फ़ोन करता है और हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आती है। प्रीति को फ़ौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। फिर उस एसिड को चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि तेजाब। तेजाब जिसके एक ही बूंद से चमड़ी पूरी की पूरी गल जाती है, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब प्रीति के चेहरे पर उड़ेल दिया गया। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और प्रीति बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है। बार बार पूछ रही थी कि कौन था, किसने किया, मुझे क्या हुआ है, मेरा चेहरा कैसा है। अब प्रीति को उसकी हालत है उसकी बद से बदतर हो रही थी, गो बैड टू वर्ड्स। हालत बहुत ही गंभीर थी। प्रीति को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है
लेकिन उसकी हालत नहीं सुधर रही थी। प्रीति राठी को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब डॉक्टरों ने पहली चीज़ यह चेक की थी कि प्रीति राठी की दोनों आंखें लगभग ख़राब हो चुकी हैं और उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, हालत बद से बदतर हो रही थी। 3 हॉस्पिटल बदले जाते हैं लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। फिर मीडिया में ये मामला उछलता है, मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आता है, बहस चलती है। तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि दोषी को फांसी दो। महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई थी और कह रही थी कि दोषी को फांसी दो, मौत की सज़ा सुनाओ। अब प्रीति राठी हॉस्पिटल में बार बार डॉक्टरों से यह कह रही थी कि मेरी आंखें कब ठीक होगी, मेरा चेहरा कब ठीक होगा और मुझे क्या हुआ है और मैं कब फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी। और बार बार एक चीज़ कह रही थी कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, किसने मेरे साथ ऐसा काम किया है। प्रीति राठी डॉक्टरों से कह रही थी कि मेरी आंखें कब ठीक होगी। तब डॉक्टर बार बार उसे दिलासा दे रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और शायद अब तक उस प्रीति राठी को पता चल चुका था कि उस पर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं था कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, वो कैसी दिख रही है। डॉक्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब इस बीच में प्रीति बार बार ये कहती हैं कि मुझे कुछ कहना है, कुछ लिखना है। जब पेपर और पेन दिया जाता है तब वह कुछ लिखती हैं और जब कभी कभार वो बोल नहीं पाती थी तब उसके पिताजी लिखते थे। जैसा प्रीति राठी बोलती थी वैसा का वैसा उसके पिताजी पेपर पर लिख देते थे। अब ऐसे करके दिन गुजरते जा रहे थे। प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ठीक 1 महीने के बाद में, यानी कि तारीख आती है 1 जून 2013 और प्रीति राठी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए ये जंग हार जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। प्रीति राठी को मुंबई से दिल्ली लाया जाता है ताबूत में। वो दिल्ली से मुंबई गई तो थी बहुत सारे सपने लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर, लेकिन वापस आती हैं ताबूत में। तो अब इसके पीछे पुलिस जांच कर रही थी, रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर किसी भी कैमरे का एंगल उस रेंज में नहीं था जहां पर यह घटना घटित हुई। लेकिन एक क्लू मिला था कि एक लड़का तेजी से भाग रहा है, तेजी से कहीं जा रहा है। सिर्फ कुछ ही सेकंडों की वो क्लिप थी। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है या फिर इसने कुछ किया है और ये भाग रहा है। वो कुछ ही सेकंडों के फुटेज थे। अब पुलिस को उस लड़के की आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है, कौन था। दिल्ली में लाने के बाद प्रीति राठी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब दोस्तों, प्रीति राठी जब हॉस्पिटल में थी तब उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्केच बनाए थे और वो स्केच बनाकर प्रीति राठी को दिखाया जाता है। तो प्रीति राठी को ठीक से दिखाई नहीं देता है और वो 3 नाम लेती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, वो 3 लोग कौन थे। दोस्तों, जब प्रीति राठी हॉस्पिटल में थी तब वह पेपर्स पर कुछ लिखती थी। वो जैसा बोलती थी उसके पिताजी वैसा का वैसा लिख देते थे। फिर वो जो पेपर्स थे जो उसके पिताजी ने लिखे थे वो मीडिया में भी आए। उन पेपर्स में लिखा था कि मैं अपने मौसी के पीछे पीछे चल रही थी। अचानक किसी शख्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं जैसे ही पीछे मुड़ी उस शख्स ने मेरे चेहरे पर कुछ फेंका। वो लड़का कैसा दिखता था और वो कौन था उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। उसे सिर्फ जलन हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो कहती हैं कि उस दिन अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं मर जाती।
अब तक घर में सबको पता चल गया होगा। मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी। वो कहती हैं कि मैंने INHS की नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी की थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मैं लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी मेरी नौकरी चली गई है और यहाँ पर डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, डॉक्टर सिर्फ यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से कहती हूँ कि मेरी सर्जरी कब होगी, मेरा प्लास्टर कब हटेगा, हम कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, हमें छुट्टी कब मिलेगी। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो कहती हैं कि कल शाम से ही मेरे हाथ के मूवमेंट में पेन है, दर्द हो रहा है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरी राइट आई ख़राब है और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, और जब तक मेरी आँखों का ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक मैं देख नहीं पाऊँगी, और जब तक चेहरे की सर्जरी नहीं होगी, जब तक चेहरा ठीक नहीं होगा तब तक आँखें भी ठीक नहीं होगी। वो आगे कहती हैं कि पापा, मुझे तन्नू और निकी की भी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो। अब तक पापा और मम्मी ने रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मैं सुंदर नहीं हूँ। अभी पूरी जानकारी है वो पृथ्वी ने हॉस्पिटल में अलग अलग वक्त में अलग अलग समय में लिखवाई थी। जैसा वो बोलते उसके पिताजी पेपर्स पर लिखते थे, और उसके पिताजी ये कहते हैं कि जब वो प्रीति से बात करे थे तब प्रीति बार बार एक सवाल पूछ रही थी कि मेरा ये हाल किसने किया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मेरा क्या कसूर था, कौन था, क्या मेरा मुजरिम दोषी पकड़ा गया है। लेकिन 1 महीने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। फिर उसको मुंबई से दिल्ली लाया जाता है ताबूत में, और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जब तक पृथ्वी जीवित थी उसके दोषी को सज़ा नहीं मिली। और पृथ्वी के जाने के बाद पीछे मुंबई पुलिस है वो लगातार जांच कर रही थी, लेकिन अभी भी जो अपराधी है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा था। अब इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज़ है वो खटक रही थी। जब उस स्टेशन पर, उस रेलवे स्टेशन पर, जब दिल्ली मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस 2 मई की सुबह 7:55 पर रेलवे स्टेशन आई थी, और जब ये इंसिडेंट हुआ और जिस स्पॉट पर ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर कोई कैमरे का एंगल ही नहीं था और कोई कैमरे की रेंज ही नहीं थी जिससे पता चल सके कि वो शख्स कौन था। फिर अलग अलग CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं, अलग अलग एंगल से देखा जाता है, तब ये पता चलता है कि कोई शख्स है। वो कुछ ही सेकंडों की क्लिप थी। एक शख्स बहुत ही तेज़ी से घबराया हुआ है और वो कहीं भाग रहा है, तेज़ी से जा रहा है, और बाकी सारे जो यात्री हैं वो नॉर्मल वॉक कर रहे थे, लेकिन वो शख्स, वो व्यक्ति बड़ी तेज़ी से घबराया हुआ कहीं पर भाग रहा है। पुलिस को शक हुआ, उसकी फ़ोटो जूम की, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस व्यक्ति के बारे में पुलिस ने ट्रेन में बात की, TT से बात की, रेलवे स्टेशन पर बात की कौन था, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगते हैं। अब इसी दौरान उस लड़के का स्केच बनाया जाता है। स्केच आर्टिस्ट ने उस लड़के का स्केच बनाया। अब उस स्केच को प्रीति को दिखाया जाता है, लेकिन प्रीति को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन प्रीति ने 3 नाम बताए थे, सत्यम, अंकुर पवार और तीसरा पवन कुमार। प्रीति को लगता है कि इन तीनों में से वो शख्स हो सकता है जिसने प्रीति के साथ ऐसी दरिंदगी की है। अब इसी बीच तारीख आती है 4 मई 2013, और 4 मई 2013 को पवन कुमार प्रीति की बहन तन्नू को फ़ोन करता है। पवन कुमार BTech का स्टूडेंट था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी, तो वो प्रीति का हालचाल जान रहा था, इसलिए उसने प्रीति की बहन तन्नू को फ़ोन किया था। अब तन्नू ने यह बात अपने पिताजी को बता दी, और उसके पिताजी ने यह बात जांच करे पुलिस अधिकारी को बता दी। अब पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि पवन कुमार ही वो शख्स है जिसने पृथ्वी राठी पर एसिड अटैक किया, और अब वह हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर रहा है कि पृथ्वी राठी जिंदा है या फिर मर गई। अब इसी संदेह के आधार पर उस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसी कस्टडी में भी रखा जाता है, लेकिन
उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। उसे 3 महीने जेल में बिताने पड़े। तब पृथ्वी राठी के पिताजी अमर सिंह राठी अपने स्तर पर पता लगाते हैं कि 2 मई की तारीख पवन कुमार कहाँ पर था। तब उनको ये पता चलता है कि उस तारीख को पवन कुमार रोहतक में था, यानी कि वो मुंबई में नहीं रोहतक में था। फिर इसी आधार पर पुलिस जांच करती है और उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करती है और उसकी लोकेशन से ये पता चलता है कि उस दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। अब 3 महीने के बाद पवन कुमार को छोड़ दिया जाता है और जब पृथ्वी राठी के पिताजी अमर सिंह राठी ने अपने स्तर पर पता लगाकर पवन कुमार की सच्चाई बताई, तब पृथ्वी राठी के परिवार वाले और आस पड़ोस में थे, उनको ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस केस की जांच मुंबई पुलिस को नहीं बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच को दिया जाना चाहिए, क्राइम ब्रांच पुलिस को दिया जाना चाहिए। उसके बाद पिताजी सिफारिश लेकर जाते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट यह कहती है कि इस केस की जांच है वो मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस करेगी। अब मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस मामले को आगे बढ़ाती है। इस घटना के लगभग 8 महीने बीत चुके थे। 1 मई 2013 को ये घटना हुई और इस घटना के 8 महीने और 17 दिन के बाद तारीख आती है 15 जनवरी 2014। अब इसी तारीख को मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम पृथ्वी राठी के घर यानी कि दिल्ली के नरेला इलाके में पहुंचती हैं और वहां पर एक घर में दबिश डालती हैं। एक 23 साल के लड़के अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरा मोहल्ला दंग कि ये क्या हो गया है, इसका घर तो पृथ्वी राठी के पास में ही है, इसे क्यों गिरफ्तार किया है, इसने क्या बिगाड़ा है, क्या इसने पृथ्वी राठी का ऐसा हाल किया है। तो सभी हैरान थे। पृथ्वी राठी के घर वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि अंकुर यादव ने किया है। क्या अंकुर यादव ही वो लड़का था जिसने पृथ्वी राठी पर एसिड अटैक किया था? सभी के मन में सवाल थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम उस अंकुर पवार को गिरफ्तार करके मुंबई लेकर आ जाती है और फिर पूछताछ में सारी जानकारी सामने आती है कि अंकुर पवार ही वो शख्स था जिसने प्रीति पर एसिड अटैक किया था। अंकुर पवार को पता था कि प्रीति ने इंडियन नेवी में नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था और उसे पास कर गई और उसे यह भी पता था कि 1 मई 2013 को प्रीति अपने अंकल आंटी के साथ मुंबई जा रही है, मुंबई के कोलंबो हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग के लिए, और शाम के 3:40 पर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन आने वाली है, मुंबई के लिए जाने वाली है और वे सभी रवाना होने वाले हैं। ये सभी जानकारी उसे पता थी क्योंकि अंकुर की माँ अक्सर प्रीति के घर आया जाया करती थी और अंकुर की माँ हमेशा अंकुर को ताने दिया करती थी कि प्रीति पढ़ने में कितने होशियार हैं, वो कितनी तेज हैं और उसकी नौकरी लग गई है और किसी ने कहा कि अब उसे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी प्रति माह। तो ये सभी बातें उसके दिमाग में घर कर गई क्योंकि अंकुर और प्रीति हैं वो एक साथ पले बढ़े और एक ही स्कूल में, फिर अलग अलग स्कूल में पढ़े और दोनों एक तरह से क्लासमेट थे। तो फिर अंकुर को ये पता था कि प्रीति 1 मई की तारीख को मुंबई जाने वाली है, तो वो भी सबसे छुपते छुपाते प्रीति के घर वालों से एक वाइट कैप पहनता है और पूरा चेहरा गमछे से ढक लेता है और वो भी एक दुकान है वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड लेता है जिसे तेजाब कहते हैं। दुकानदार से यह कहता है कि मैंने अंकुर बैटरीज नाम से एक दुकान खोली है और अभी वो सैंपल के तौर पर एसिड ले जाएगा और बाद में वो बहुत ज़्यादा एसिड लेकर जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा सैंपल चाहिए। तो इसलिए उसने 2 लीटर वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड लिया, एक च्यवनप्राश के डब्बे में उस एसिड को डाला और वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच गया। सबसे छुपते छुपाते पूरा चेहरा ढका हुआ है
और उसी कोच में, सेम उसी कोच में जहाँ पर प्रीति के अंकल आंटी और उसके पिताजी थे, उसी कोच में अंकुर कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई टिकट नहीं, उस कोच में चढ़ जाता है। जब भी कोच में टीटी आता तो वह एक कोच से दूसरे कोच में चला जाता था, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, और अगर वह टिकट लेता तो यह उसके खिलाफ़ एक सबूत हो सकता था। जब भी किसी कोच में टीटी होता तो वह एक कोच से दूसरे कोच में चला जाता, क्योंकि उसने टिकट नहीं लिया था, और अगर वह टिकट लेता तो ये उसके खिलाफ़ सबूत हो सकता था, जो कि वह नहीं चाहता था। तो इस तरह से वह एक कोच से दूसरे कोच में घूमता रहता था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था कि जहाँ पर भी प्रीति अकेले मिलेगी और जहाँ पर ट्रेन धीरे होगी, उसी समय वो प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंक कर वहाँ से निकल जाएगा। अब पूरे 16 घंटे के सफ़र के दौरान उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जहाँ पर वो प्रीति के ऊपर तेजाब फेंक सके। हालांकि प्रीति कई बार वॉशरूम की तरफ भी गई, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे, बैठे हुए थे, और ट्रेन काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। तो इसलिए उसे डर भी लगा कि अगर वह प्रीति पर एसिड फेंक देगा तो चलती ट्रेन से वह कूद नहीं सकता, और जो पैसेंजर है उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। तो अब पूरे 16 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन है वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचती है। अब प्रीति के अंकल आंटी हैं वो स्टेशन पर उतरते हैं, और अंकल आंटी आगे आगे चल रहे थे और प्रीति हैं वो पीछे चल रही थी। तो उसी दौरान उसे मौका मिला। प्रीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अपने अंकल आंटी और पिताजी के पास जाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने अपना बायां हाथ प्रीति के कंधे पर रखा, और जैसे ही प्रीति पलटती है, वो अपने दाएं हाथ में च्यवनप्राश के डब्बे में जिसमें तेजाब था वो उसके चेहरे पर उड़ेल देता है और तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाता है। वो सीधा सीढ़ियों के ज़रिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है, और वहाँ से दिल्ली की तरफ एक ट्रेन जा रही थी उसमें चढ़ जाता है। हालांकि कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो वहाँ से कुछ ही सेकंडों में गायब हो जाता है। अब इसके बाद अंकुर पंवार अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को ये बताता है कि वह उत्तराखंड के 5 सितारा होटल में साक्षात्कार के लिए गया था। अब इसके बाद पुलिस जांच करती हैं, और वहीं दिल्ली के नरेला इलाके से आस पड़ोस के लोगों को उठाती हैं और उनसे पूछताछ करती हैं। तो उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, कोई सबूत तो नहीं मिलता उनके खिलाफ़, लेकिन बातचीत में बातों में ये पता चलता है कि एक लड़का है अंकुर पंवार, जो कि प्रीति से बहुत ज़्यादा जलता है। अब जब उस अंकुर पंवार से सवाल पूछा गया कि तुमने जो प्रीति के ऊपर तेजाब क्यों फेंका, तो उसने इसकी पूरी कहानी बताई कि अंकुर पंवार प्रीति का दोस्त था और दोनों के घर वालों का आना जाना लगा हुआ था। तो उसने पूरी कहानी बताई कि अंकुर पंवार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और साथ में होटल मैनेजमेंट की भी तैयारी कर रहा था, और प्रीति हैं वो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। दोनों एक ही मोहल्ले के, दोनों की साथ साथ में स्कूलिंग हुई, और दोनों की उम्र भी एक जैसी, और दोनों के घर वालों का अक्सर आना जाना लगा हुआ था। तो अंकुर की माँ है वो हमेशा अंकुर को कहती थी कि प्रीति पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, वो तेरे से पढ़ने में तेज़ हैं, कुछ सीख उससे, तुझे मेहनत करनी चाहिए, प्रीति से कुछ सीखना चाहिए। और जब एक दिन पता चला कि प्रीति ने इंडियन नेवी में नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसे पास कर गई, और फिर उसे ताने मिलते हैं। अंकुर की माँ उसे ताना देती हैं, अंकुर के परिवार वाले उसे ताना देते हैं। तो अंकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये बातें उसके दिमाग में घर कर गई कि वो मेरे से आगे कैसे निकल सकती हैं प्रोफेशनली एजुकेशन में, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहा था और वो बेरोज़गार था, उम्र 23 साल। तो घर वालों के लगातार ताने उसे मिल रहे थे। अब इस तरह अंकुर को बार बार ताने पड़ते थे कि प्रीति पढ़ाई लिखाई में कितनी तेज़ हैं, कितनी होशियार हैं, वो हर एग्ज़ाम पास कर लेती हैं, और तुम्हें प्रीति से सीखना चाहिए।
तो इससे अंकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह यह तय करता है कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। अब इसी दौरान जो प्रीति ने इंडियन नेवी में नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट भी आ गया और फिर पता चला कि प्रीति है उस इंडियन नेवी में जो नर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था उसे पास कर गई है। तो फिर इसको लेकर भी उसे ताने पड़े थे। अब ये जो उसके लिए जो गाँव था उसके लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि अब तक जो बात होती थी वो मार्क्स को, नंबरों को लेकर होती थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर होती थी, लेकिन अब बात आ गई नौकरी को लेकर। लेकिन यहाँ पर अंकुर पवार बेरोजगार था और फिर किसी ने बता दिया कि प्रीति को इस नौकरी में प्रति माह 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब क्योंकि अंकुर पवार भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, फिर उसने तय किया कि वह प्रीति का चेहरा बिगाड़ देगा ताकि उसकी नौकरी चली जाएगी और साथ ही साथ लोग अब उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। और अब इसी जलन की वजह से उसने पूरी साजिश रची, क्योंकि उसे पता था कि प्रीति मुंबई जा रही है। तो उसने एक दुकान से बैटरी के लिए कहकर उसने 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा और फिर मुंबई तक 16 घंटे तक उसने प्रीति का पीछा किया और एक जगह जहाँ पर मौका मिला उसके ऊपर एसिड डालकर वापस अगली ही ट्रेन में वो मुंबई से दिल्ली आ गया। अब इसके बाद अंकुर पवार को 15 जनवरी 2014 को गिरफ्तार करके मुंबई कोर्ट में पेश किया जाता है। मामले की सुनवाई होते हैं और मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस वीपी धर्माधिकारी और जस्टिस BD नायक और इसके जज थे ES शिंदे। और इस मामले की सुनवाई स्पेशल वीमेन कोर्ट में हो रही थी। तो जस्टिस ES शिंदे ने फैसला सुनाया और ये फैसला 3 सालों के बाद सुनाया, यानी कि ये घटना साल 2013 में हुई थी और फैसला सुनाया 2016 में। और ये जो फैसला था और ये जो जजमेंट था वो एक लैंडमार्क जजमेंट था, क्योंकि यह इंडिया का ऐसा पहला केस था जिसमें एसिड अटैक के लिए किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई हो। इससे पहले किसी को एसिड अटैक के लिए मौत की सज़ा नहीं दी गई थी और ऐसा क्राइम नहीं देखा गया था। जज ने कहा कि अगर इससे कम अंकुर पवार को सज़ा मिली तो ये प्रीति राठी के लिए नाइंसाफ़ी होगी। अब हिंदुस्तान में यह पहला ऐसा केस था जिसमें किसी को एसिड अटैक के लिए मौत की सज़ा दी गई। बाकी दुनिया में एसिड अटैक के लिए इतनी मौत की सज़ा नहीं दी जाती हैं और सिर्फ एक बांग्लादेश है जहाँ पर एसिड अटैक के लिए ऐसा प्रावधान है कि मौत की सज़ा दी जाती है। और इंडिया ने दूसरा ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जहाँ पर एसिड अटैकर्स को मौत की सज़ा सुनाई हो। बाकी दुनिया में एसिड अटैक के लिए मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाती है। अब इस पूरे मामले में 2 गवाह ऐसे थे जिन्होंने आगे आकर ये कहा कि अंकुर पवार ही वो शख्स था जिसने एसिड अटैक किया था, उसके खिलाफ ये सबूत था। उन दोनों पैसेंजर्स के हाथ पर तेजाब के छींटे पड़े थे और उन्होंने अंकुर पवार को आइडेंटिफाई कर दिया था। और इस दौरान मीडिया में भी ये मामला चला था, वो फ़ोटो भी बार बार दिखाई जा रही थी। तो कुछ लोग हैं, वो कुछ पैसेंजर हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो लोग भी सामने आए। ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 37 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे और अब गवाहों ने अपनी गवाही दे दी और सारे सबूत अंकुर पवार के खिलाफ थे। अब कोर्ट में जब जज ने फैसला सुनाया उसमें कुछ लाइनें ये थी कि प्रीति राठी 30 दिन तक जिंदा इसलिए रही क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो दिख कैसे रही है, उसकी आंखों की रोशनी लौटेगी या फिर नहीं लौटेगी, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। उसका चेहरा ऐसा हो गया था अगर उसके माता पिता देखे तो वो भी डर जाए। उसे असलियत में उसे पता नहीं था कि वो कैसे दिख रही हैं। अगर वो पहले ही दिन अपने चेहरे को, अगर कोई आईना रखता और उस आईने में अगर उसकी थोड़ी बहुत रोशनी होती, अगर वो देखती अपने चेहरे को, तो पहले ही दिन मर जाती। जज ने अपने फैसले में कहा कि जो एसिड अटैक है वो उनकी नज़र में रेप से भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है, क्योंकि रेप विक्टिम है, अगर किसी का रेप होता है तो उसे उसकी आत्मा को कुचला जाता है, तो फिर उसको समझा बुझा कर अलग रखकर
वापस उसे ज़िंदगी की पटरी पर लाया जा सकता है। ना जाने ऐसे कितने रेप विक्टिम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की हो, लेकिन एसिड अटैक विक्टिम के लिए वापस सेम उसी चेहरे और उसी बॉडी के साथ वापस दुनिया के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए जज ने कहा कि यह जो एसिड अटैक है वो रेप से भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है। अब जज का ये कहना था कि अगर प्रीति को उसकी एक झलक दिखाई जाती, उसकी एक फ़ोटो दिखाई जाती कि वो कैसे दिख रही है, तो 30 दिनों तक वो ज़िंदा नहीं रह पाती। 30 दिनों तक सिर्फ इस भ्रम में उसने निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर उसे बार बार कह रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे पता नहीं था कि वो कैसे दिख रही है। लेकिन प्रीति की मौत है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हो जाती है। एसिड इतनी भारी मात्रा में उसके शरीर पर फेंका गया था जिसकी वजह से उसके दिल, लीवर, गुर्दे, ये सभी ऑर्गन हैं जो भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उन पर अटैक किया था। तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से प्रीति की 1 जून 2013 को मौत हो जाती है। अब जब भी अंकुर को कोर्ट में पेश किया जाता था तो वो हमेशा विक्ट्री का साइन दिखाता था, वी साइन, जिसका मतलब यह है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने जो प्रीति के साथ किया है वो गलत है। उसकी नज़रों में उसने ठीक किया है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसे मौत की सज़ा सुनाए या फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाए। अब इस मामले की सुनवाई स्पेशल वुमेन कोर्ट ने की थी और उन्होंने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 326 बी के तहत अंकुर पवार को सजाए मौत दी जाती है। लेकिन फिर बाद में अंकुर के परिवार वालों की कोर्ट में सिफारिश की वजह से और कोर्ट ने फिर बाद में मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया था। अब अंकुर पवार को उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी प्रीति राठी केस की पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ साझा की। प्रीति राठी जिसका सपना था इंडियन नेवी में नर्स के तौर पर काम करना और अपने परिवार को सपोर्ट करना। प्रीति के पिताजी अमर सिंह राठी कैंसर से जूझ रहे थे, तो वो अपने परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। उसने इसके लिए बहुत ही मेहनत की थी और उसके बहुत सारे सपने थे इस नौकरी को लेकर, लेकिन मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उसके सारे सपने कुछ ही सेकंडों में जलकर राख हो जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की जेलसी के कारण एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या लड़कियों का समाज में आगे बढ़ना, उनका करियर में सफल होना, गवर्नमेंट जॉब लगना या किसी अच्छी पोजीशन में रहना क्या गलत है, या लड़कों को उनसे जेलसी करनी चाहिए या फिर उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर लड़कियां कर सकती हैं तो लड़के भी कर सकते हैं। समाज में सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं तो सबको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संकीर्ण मानसिकता के, वो ये सोचते हैं कि वो लड़की मेरे से आगे क्यों निकल गई या फिर वो लड़का मेरे से आगे क्यों निकल गया। कभी कभार जेलसी ऐसी होती हैं जिसे लोग फील तो कर लेते हैं, लेकिन वो बात उनके दिमाग में गर कर जाती है। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बात गर कर जाती है और उसके बाद फिर वो गलत कदम उठाते हैं, कभी कभार हत्या भी कर देते हैं। और ये जो केस था प्रीति राठी वाला, इसे कोर्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया गया। प्रीति राठी का पूरा चेहरा, पूरा शरीर, उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था। तो दोस्तों, ये थी प्रीति राठी केस की पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ अनफिल्टर्ड तरीके से शेयर की है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सवाल यह है दोस्तों कि क्या महिलाओं का इस समाज में आगे बढ़ना, पुरुषों से आगे निकलना क्या गलत है? क्या पुरुषों को महिलाओं से नफ़रत करनी चाहिए, उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए क्योंकि वो पुरुषों से आगे हैं, या फिर उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। और मिलते हैं किसी और नए
एपिसोड में। जय हिंद।